अध्याय एक बेवकूफ कौवे की काव काव की आवाज ने मुझे पूरी रात जगाए रखा। ठीक है, अधिक सटीक रूप से पूरे दिन मोइंस, क्योंकि आप जानते हैं मैं एक पिशाच हूँ और हमारे पास दिन और रात का पूरा मुद्दा है। वैसे भी मुझे कल रात स्लश दिन बिल्कुल भी नींद नहीं आई, लेकिन मेरी खराब नींद से निपटना इस समय सबसे आसान काम है, क्योंकि जब आपके दोस्त आपसे नाराज होते हैं तो जीवन वास्तव में बहुत बुरा लगता है। मुझे पता होना चाहिए। मैं ज़ोई रेडबर्ड हूँ, वर्तमान में मेरे दोस्तों को नाराज करने की निर्विवाद रानी। परसेफ़ोन, बड़ी सोरेल घोड़ी, जिसे मैं तब तक अपना मान सकता था जब तक मैं रात के घर में रहता था, उसने अपना सिर घुमाया और मेरे गाल को सहलाया। मैंने उसके मुलायम ठूठन को चूमा और फिर से उसकी चिकनी गर्दन को सहलाने लगा। परसेफ़ोन को संवारना हमेशा मुझे सोचने में मदद करता था और मुझे बेहतर महसूस कराता था। और मुझे निश्चित रूप से इन दोनों चीज़ों में मदद की ज़रूरत थी। ठीक है, तो मैं 2 दिनों के लिए बड़े टकराव से बचने में कामयाब रहा, लेकिन यह जारी नहीं रह सकता, मैंने घोड़ी से कहा। हाँ, मुझे पता है कि वे अभी कैफ़ेटेरिया में हैं, रात का खाना खा रहे हैं, जबकि वे एक साथ दोस्त बनकर घूम रहे हैं और मुझे पूरी तरह से बाहर कर रहे हैं। परसेफ़ोन ने नाक से नाक निकाली और घास चबाने लगी। हाँ, मुझे लगता है कि वे भी बेवकूफ़ हैं। ज़रूर, मैंने उनसे झूठ बोला था, लेकिन यह ज़्यादातर छिपाकर था। और हाँ, मैंने उनसे कुछ बातें छिपाई, ज़्यादातर उनकी अपनी भलाई के लिए। मैंने आह भरी। खैर, स्टीवी रे के मरे नहीं होने के बारे में बातें उनकी अपनी भलाई के लिए थी। लॉरेन ब्लेक के साथ मेरे संबंध के बारे में बातें मोइंस वैम्पायर, पोइटलोरेट और हाउस ऑफ नाइट में प्रोफेसर मोइंस। खैर, यह मेरी अपनी भलाई के लिए था, लेकिन फिर भी परसेफ़ोन ने मेरी बात सुनने के लिए कान पीछे किया। वे वास्तव में न्यायपूर्ण है। परसेफ़ोन ने फिर से सूंघी। मैंने फिर से आह भरी। बकवास! मैं अब उनसे बच नहीं सकता था। प्यारी घोड़ी को एक आखिरी थपकी देने के बाद मैं धीरे-धीरे उसके खलिहान से बाहर निकलकर टैक रूम में गया और करीकॉम्स और माने स्लश टेल ब्रश की एक सरनी लगाई जो मैं पिछले 1 घंटे से उस पर इस्तेमाल कर रहा था। मैंने चमड़े और घोड़े की गंध को गहराई से सांस लिया, जिससे सुखदायक मिश्रण मेरी नसों को आराम दे रहा था। टैक रूम की चिकनी कांच की खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखकर मैंने अपने आप अपनी उंगलियां उसमें से घुमाई। मेरे काले बाल इसे इतना भी बेजान न दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे एक नवोदित पिशाच के रूप में चिन्हित किया गया था और मैं सिर्फ 2 महीने के लिए हाउस ऑफ नाइट में चली गई थी, लेकिन पहले से ही मेरे बाल काफी घने और लंबे हो गए थे और मेरे साथ होने वाले कई बदलावों में से एक था सुपर गुड बाल। उनमें से कुछ अदृश्य थे मोइंस, जैसे कि यह तथ्य कि मुझे सभी 5 तत्वों से लगाव था। उनमें से कुछ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे थे मोइंस, जैसे कि मेरे चेहरे पर बने अनोखे टैटू जो जटिल विदेशी घुमावों में थे, और फिर किसी भी अन्य नवोदित या वयस्क पिशाच के विपरीत नीलम का डिजाइन मेरी गर्दन और कंधों से होते हुए मेरी रीढ़ की हड्डी तक फैल गया था और हाल ही में मेरी कमर के चारों ओर घूम गया था। एक छोटी सी सच्चाई जो मेरी बिल्ली, नाला, हमारी देवी, निक्स और मैं ही जानती थी। जैसे कि मैं किसे दिखा सकती थी। ठीक है, कल तुम्हारे एक नहीं, बल्कि 3 बॉयफ्रेंड थे। मैंने अपनी गहरी आंखों और संदेहपूर्ण आधी मुस्कान के साथ खुद को बताया, जो शीशे में प्रतिबिंबित हो रही थी। लेकिन तुमने इसे ठीक कर लिया है, न?
आज न केवल तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि कोई भी तुम पर कम से कम मुझे नहीं पता 1000 साल या उससे ज्यादा समय तक भरोसा नहीं करेगा। खैर एफ्रोडाइट को छोड़कर, जो पूरी तरह से घबरा गई थी और 2 दिन पहले भाग गई थी क्योंकि वह अचानक एक इंसान में बदल सकती थी, और स्टीवी रे, जो उस घबराई हुई एफ्रोडाइट का पीछा कर रही थी, उसने फिर से इंसानी रूप ले लिया क्योंकि जब मैंने एक घेरा बनाया और उसे खौफनाक मरे हुए बच्चे से अजीब लाल टैटू वाली पिशाच, लेकिन फिर खुद में बदला तो उसने नवजात से इंसान बनने की समस्या पैदा कर दी होगी। किसी भी तरह से मैंने खुद से जोर से कहा, तुमने अपने जीवन को छूने वाले लगभग सभी लोगों को परेशान कर दिया है। शाबाश, तुमने। मेरे होठ वास्तव में कांपने लगे थे और मुझे अपनी आंखों में आंसू की चुभन महसूस हुई। नहीं, अपनी आंखों को लाल करके रोने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरा मतलब है, गंभीरता से अगर ऐसा होता, तो मेरे दोस्त और मैं कई दिन पहले ही किस कर लेते, अच्छा, शाब्दिक रूप से नहीं और सुलह कर लेते। मुझे बस उनका सामना करना था और चीजों को सही करने की कोशिश शुरू करनी थी। दिसंबर की देर रात ठंडी और थोड़ी धुंधली थी। स्कूल के अस्तबल और फील्ड हाउस क्षेत्र से लेकर मुख्य भवन तक फैले फुटपाथ पर लगी गैस लाइट्स पीली रोशनी के छोटे छोटे प्रभामंडलों से टिमटिमा रही थी, जो सुंदर और पुरानी दुनिया की लग रही थी। वास्तव में हाउस ऑफ नाइट का पूरा परिसर बहुत खूबसूरत था और हमेशा मुझे किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता था जो 21वीं सदी से कहीं ज्यादा आर्थरियन किंवदंती से संबंधित थी। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मैंने खुद को याद दिलाया। यह घर है, यह वह जगह है जहाँ मेरा होना चाहिए। मैं अपने दोस्तों के साथ इसे सही कर लूंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने होंठ चबा रहा था और इस बात की चिंता कर रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ इसे कैसे सही करूं, जब मेरे मानसिक तनाव में एक बाधा आई। मेरे आसपास की हवा में अजीब सी फड़फड़ाहट की आवाज भर गई। इस आवाज से मेरी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। मैंने ऊपर देखा। मेरे ऊपर कुछ भी नहीं था सिवाय अंधेरे और आसमान और फुटपाथ पर लगे विशाल ओक के पेड़ों की सर्दियों में नंगी शाखाएं। मैं कांप उठा। रात के नरम और धुंधले से अंधेरे और दुष्ट में बदलते ही मैं अपनी कब्र पर चलने जैसा महसूस कर रहा था। रुको, अंधेरा और दुष्ट? खैर, यह तो बेवकूफी है। मैंने जो सुना था वह शायद पेड़ों के बीच से गुजरने वाली हवा से ज्यादा भयावह नहीं था। हे भगवान, मैं अपना आपा खो रहा था। अपने आप पर सिर हिलाते हुए मैं चलता रहा, लेकिन जब यह फिर से हुआ तो मैंने सिर्फ 2 कदम ही उठाए थे। मेरे ऊपर अजीब सी फड़फड़ाहट की वजह से हवा, जो 10 डिग्री ठंडी लग रही थी, मेरी त्वचा पर बेखासा फड़फड़ाने लगी। मैंने अपने आप ही हाथ ऊपर उठाया, चमगादड़ और मकड़ियों और सभी तरह की डरावनी चीजों की कल्पना की। मेरी उंगलियां शून्य से गुजरी, लेकिन यह बहुत ठंडा शून्य था और एक दर्दनाक दर्द मेरे हाथ को चीरता हुआ निकल गया। पूरी तरह से घबराकर मैं चिल्लाया और अपने हाथ को अपनी छाती से लगा लिया। एक पल के लिए मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है और मेरा शरीर डर से सुन्न हो गया था। जब मैं आखिरकार हिलने में कामयाब हुआ तो फड़फड़ाहट तेज हो रही थी और ठंड और भी ज्यादा बढ़ रही थी। अपना सिर झुकाते हुए मैंने वही किया जो मैं सोच सकता था। मैं स्कूल के सबसे नजदीकी दरवाजे की ओर भागा। अंदर घुसने के बाद मैंने अपने पीछे लकड़ी का मोटा दरवाजा बंद कर दिया और सांस लेने के लिए हांफते हुए
बीच में छोटी सी मेहराबदार खिड़की से झांकने के लिए मुड़ा। रात बदल गई और मेरी आंखों के सामने तैर गई, जैसे काले रंग ने एक अंधेरे पृष्ठ पर काला रंग डाला हो। फिर भी बर्फीले डर की भयानक भावना मेरे भीतर बनी रही। क्या हो रहा था? लगभग बिना यह समझे कि मैं क्या कर रहा था, मैंने फुसफुसाया, आग, मेरे पास आओ। मुझे तुम्हारी गर्मी चाहिए। तुरंत ही तत्व ने प्रतिक्रिया दी, मेरे चारों ओर की हवा को चूल्हे की आग की सुखदायक गर्मी से भर दिया। अभी भी छोटी खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने अपनी हथेलियों को दरवाजे की खुरदरी लकड़ी पर दबाया। बाहर मैंने बड़बड़ाया, अपनी गर्मी वहां भी भेजो। गर्मी की एक फुफकार के साथ तत्व मुझसे दूर चला गया, दरवाजे के माध्यम से, और रात में बह गया। एक फुफकारने की आवाज थी, जैसे सूखी बर्फ से भाप उठ रही हो। धुंध घना और सूप जैसा था, जिससे मुझे चक्कर आने जैसा एहसास हुआ, जिससे मुझे थोड़ा मतली हुई और अजीब अंधेरा वाष्पित होने लगा। फिर गर्मी ने खंड को पूरी तरह से हरा दिया, और जैसे अचानक यह शुरू हुआ था, रात एक बार फिर शांत और परिचित हो गई। अभी क्या हुआ था? मेरे चुभते हुए हाथ ने खिड़की से मेरा ध्यान खींचा। मैंने नीचे देखा। मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर लाल निशान थे, जैसे किसी पंजे या पंजे से मेरे शरीर को खुरच दिया गया हो। मैंने गुस्से से भरे निशानों को रगड़ा, जो कर्लिंग आयरन के जलने की तरह चुभ रहे थे। फिर उस एहसास ने मुझे बहुत जोर से, बहुत जोर से, बहुत जोर से मारा, और मुझे अपनी देवी द्वारा दी गई छठी इंद्री से पता चल गया कि मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। रात को जो ठंडक थी, भूतिया कुछ जो मुझे अंदर तक पीछा कर रहा था और मेरे हाथ पर घाव कर रहा था, उसने मुझे एक भयानक आशंका से भर दिया, और लंबे समय में पहली बार मैं सच में और पूरी तरह से डर गया था। अपने दोस्तों के लिए नहीं, अपनी दादी या अपने मानव पूर्व प्रेमी, या यहाँ तक कि अपनी अलग हो चुकी माँ के लिए भी नहीं। मैं अपने लिए डर रहा था। मैं सिर्फ अपने दोस्तों की संगति नहीं चाहता था, मुझे उनकी जरूरत थी। अभी भी अपने हाथ को रगड़ते हुए मैंने अपने पैरों को हिलाया, और बिना किसी संदेह के जानता था कि मैं अपने दोस्तों की चोट और निराशा का सामना करना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि जो भी अंधेरी रात मेरे लिए इंतजार कर रही हो। मैं व्यस्त डाइनिंग हॉल, जिसे स्कूल कैफेटेरिया भी कहते हैं, के खुले दरवाजे के बाहर एक सेकंड के लिए मंडराता रहा, और दूसरे बच्चों को एक साथ आसानी से और खुशी से बात करते हुए देखता रहा। और मैं अचानक इस इच्छा से अभिभूत हो गया कि मैं भी एक और नवजात शिशु हो सकता हूँ, मोइंस कि मेरे पास कोई असाधारण योग्यता या उन योग्यताओं के साथ आने वाली जिम्मेदारियां नहीं है। एक सेकंड के लिए मैं इतना सामान्य होना चाहता था कि मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर मैंने अपनी त्वचा पर हवा के नरम स्पर्श को महसूस किया, जो एक अदृश्य लौ की गर्मी से गर्म लग रही थी। मैंने समुद्र की एक गंध को महसूस किया, भले ही तुलसा, ओक्लाहोमा के पास निश्चित रूप से कोई समुद्र नहीं है। मैंने पक्षियों का गाना सुना और नई कटी हुई घास की गंध महसूस की, और मेरी आत्मा मेरे भीतर मौन खुशी से कांप उठी, क्योंकि उसने 5 तत्वों में से प्रत्येक के प्रति अपनी आत्मीयता के शक्तिशाली देवी प्रदत्त उपहारों को स्वीकार किया। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आत्मा। मैं सामान्य नहीं था। मैं किसी और की तरह नहीं था, नवजात या पिशाच, और मेरे लिए इससे अलग इच्छा करना गलत था। और मेरी असामान्यता का एक हिस्सा मुझे बता रहा था कि मुझे वहां जाना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शांति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपनी रीढ़ को सीधा किया और कमरे में चारों ओर देखा, जिसमें आत्मदया से मुक्त आंखें थी,
और आसानी से अपने विशेष समूह को हमारी बूथ पर बैठे पाया। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर जल्दी से कैफेटेरिया में अपना रास्ता बनाया। बच्चों को थोड़ा सिर हिलाया या हल्की मुस्कान दी जिन्होंने मुझे नमस्ते कहा। मैंने देखा कि हर कोई मेरे प्रति अपने सामान्य सम्मान और विस्मय के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया कर रहा था, जिसका मतलब था कि मेरे दोस्त मेरे बारे में लोगों से बकवास नहीं कर रहे थे। इसका यह भी मतलब था कि नेफेरेट ने मेरे खिलाफ कोई खुला हमला नहीं किया था। फिर भी मैंने झटपट सलाद और ब्राउन पॉप ले लिया, फिर अपनी ट्रे को पकड़े हुए इतनी असामान्य जकड़न कि मेरी उंगलियां सफेद हो रही थी। मैं सीधे हमारे बूथ पर गया और डेमियन के बगल में अपनी सामान्य सीट पर बैठ गया। जब मैं बैठा तो किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा, लेकिन उनकी सहज बातचीत तुरंत बंद हो गई, जो कि ऐसी चीज है जिससे मैं पूरी तरह से नफरत करता हूँ। मेरा मतलब है, अपने कथित दोस्तों के समूह के पास जाकर उन सभी को चुप करा देना और यह सुनिश्चित करना कि वे सभी आपके बारे में बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा भयानक क्या हो सकता है? उफ! हाय, मैंने भागने या फूट-फूट कर रोने के बजाय कहा, जैसा कि मैं चाहता था। किसी ने कुछ नहीं कहा। तो क्या चल रहा है? मैंने सवाल डेमियन की ओर निर्देशित किया, यह जानते हुए कि मेरा समलैंगिक मित्र स्वाभाविक रूप से जोई से बात न करने की श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी था। दुख की बात है कि यह जुड़वा थे जिन्होंने मुझे जवाब दिया, और समलैंगिक नहीं, और इसलिए अधिक संवेदनशील और विनम्र। डेमियन बकवास नहीं है, न ट्विन, शोनी ने कहा। यह सही है, ट्विन, बकवास नहीं, क्योंकि हम पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि हम बकवास जानते हैं, एरिन ने कहा। ट्विन, क्या तुम्हें पता था कि हम पूरी तरह से अविश्वसनीय है? अभी हाल ही में मुझे नहीं पता था, ट्विन, तुम, शोनी ने कहा। अभी हाल ही में मुझे भी नहीं पता था, एरिन ने बात खत्म की। ठीक है, ट्विंस वास्तव में ट्विंस नहीं है। शोनी कॉल एक कारमेल रंग की जमैकन अमेरिकन है जो ईस्ट कोस्ट में पली बढ़ी है। एरिन बेट्स एक खूबसूरत गोरी है जो तुलसा में पैदा हुई थी। दोनों की मुलाकात मार्क होने और उसी दिन हाउस ऑफ नाइट में जाने के बाद हुई। वे तुरंत एक दूसरे से जुड़ गए। मॉइंस, ऐसा लगता है जैसे आनुवंशिकी और भूगोल कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। वे सचमुच एक दूसरे के वाक्यों को पूरा करते हैं। और उस पल वे गुस्से से भरे संदेह से भरी हुई मेरी तरफ घूर रहे थे। भगवान, उन्होंने मुझे थका दिया। उन्होंने मुझे पागल भी कर दिया। हाँ, मैंने उनसे रहस्य छिपाए थे। हाँ, मैंने उनसे झूठ बोला था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। खैर, ज्यादातर मुझे ऐसा करना पड़ा। और उनके जुड़वान पवित्र से पवित्र बकवास मेरे अंतिम तंत्रिका पर जा रहा था। उस सुंदर टिप्पणी के लिए धन्यवाद। और अब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से पूछने की कोशिश करूंगा जिसे घृणित गोसिप गर्ल ब्लेयर के स्टीरियो संस्करण में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपना ध्यान उनसे हटा लिया और सीधे डेमियन की ओर देखा, भले ही मैं जुड़वान को हवा चूसते हुए और कुछ ऐसा कहने के लिए तैयार होते हुए सुन सकता था जिसके बारे में मुझे उम्मीद थी कि वे एक दिन पछताएंगे। तो मुझे लगता है कि जब मैंने पूछा क्या चल रहा है, तो मैं वास्तव में पूछना चाहता था कि क्या आपने कोई डरावनी, भूतिया, फड़फड़ाती हुई अजीबोगरीब हरकत देखी है हाल ही में बाहर? क्या तुमने? डेमियन एक लंबा, बहुत प्यारा लड़का है, जिसकी हड्डियों की संरचना बहुत अच्छी है, जिसकी भूरी आंखें आमतौर पर गर्म और भावपूर्ण होती है, लेकिन इस समय सतर्क और थोड़ी ठंडी से भी ज्यादा थी। एक फड़फड़ाता हुआ भूत जैसा कुछ।
उसने कहा, माफ करना, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसकी आवाज के अजीब लहजे से मेरा दिल दहल गया, लेकिन मैंने खुद से कहा कि कम से कम उसने मेरे सवाल का जवाब तो दिया। अस्तबल से यहाँ आते समय किसी चीज ने मुझ पर हमला किया। मैं वास्तव में कुछ भी नहीं देख सकता था, लेकिन यह ठंडा था और इसने मेरे हाथ पर एक बड़ा घाव कर दिया। मैंने उसे दिखाने के लिए अपना हाथ उठाया और वहां अब कुछ भी नहीं था। बढ़िया। शोनी और एरिन ने एक साथ सूंघ लिया। डेमियन बस वाकई बहुत दुखी लग रहा था। मैं यह बताने के लिए अपना मुंह खोल रहा था कि कुछ मिनट पहले ही वहां एक घाव हुआ था, जब जैक दौड़कर आया। ओह हाय! मुझे बहुत खेद है कि मैं देर से आया, लेकिन जब मैंने अपनी शर्ट पहनी तो मैंने पाया कि इसके ठीक सामने एक बड़ा सा दाग है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? जैक ने जल्दी से भोजन की अपनी ट्रे लेकर डेमियन के पास बैठते हुए कहा, एक दाग। यह उस प्यारी नीली लंबी आस्तीन वाली अरमानी पर नहीं है जो मैंने आपको क्रिसमस के लिए दी थी, है ना? डेमियन ने अपने प्रेमी के लिए जगह बनाने के लिए सरकते हुए कहा, हे भगवान, नहीं! मैं उस पर कभी कुछ नहीं गिराऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। और उसके शब्द लड़खड़ाते हुए रुक गए जब उसकी नजर डेमियन से मेरी ओर गई। उसने गटकते हुए कहा, ओह ओह, हाय जोई। हाय जैक। मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जैक और डेमियन साथ है। नमस्ते। वे समलैंगिक है, मेरे दोस्त और मैं, साथ ही कोई भी जो संकीर्ण सोच वाला और पूरी तरह से न्याय करने वाला नहीं है। ओह ठीक है। वह चुप हो गया, अशज लग रहा था और गुलाबी रंग का शर्मा रहा था। तुम्हें लगा कि मैं अभी भी अपने कमरे में छिपा हुआ हूँ? मैंने उसे समझाया। उसने सिर हिलाया। नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा, मैं यह करना बंद कर चुका हूँ। ठीक है, लतेदा, एरिन ने शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि शोनी अपनी सामान्य झंकार कर पाती, हमारे पीछे के दरवाजे से आती एक स्पष्ट रूप से सेक्सी हंसी ने सभी को पलटकर चौंकने पर मजबूर कर दिया। एफ्रोडाइट कमरे में घुसी हंसते हुए उसने डेरियस को देखा, जो एरेबस योद्धाओं के बेटों में सबसे कम उम्र का और सबसे हॉट योद्धा था, जिसने हाउस ऑफ नाइट की रक्षा की और एक बेहतरीन हेयर फ्लिप किया। लड़की हमेशा मल्टीटास्किंग में अच्छी थी, लेकिन मैं पूरी तरह से हैरान था कि वह कितनी बेपरवाह और पूरी तरह से शांत और संयमित दिख रही थी। केवल 2 दिन पहले वह लगभग मर चुकी थी और फिर पूरी तरह से घबरा गई, क्योंकि एक अर्धचंद्राकार चांद की नीलम रंग की रूपरेखा मोइंस जो सभी नवजातों के माथे पर दिखाई देती थी, उन्हें उस बदलाव की शुरुआत के रूप में चिन्हित करती थी जो या तो पिशाच बनने या मृत होने में समाप्त होता था। मोइंस उसके चेहरे से गायब हो गया था, जिसका मतलब था कि वह किसी तरह वापस इंसान में बदल गई थी।